वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टार्टअप स्टॉक्स के बारे में। बहुत से लोगों की क्वेरीज थी और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या स्टार्टअप स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का एलोकेशन रखना चाहिए, क्या मैट्रिक्स देखने चाहिए और क्या सारी चीज़ों के साथ हमें यहाँ पे ध्यान रख के स्टार्टअप स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले अगर हम चीज़ों को समझें तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टअप स्टॉक्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो पेटीएम वगैरह जो ऐसी कंपनियाँ हैं, पेटीएम की बात करें या फिर नायका की बात करें, उसके बाद अपन देखेंगे तो अपना जोमेटो है, पॉलिसी बाज़ार है। तो इन सभी कंपनियों में यहाँ पे कुछ ना कुछ खास बात है जो सब बाकी कंपनियों में नहीं है और इसलिए इनका वैल्यूएशन इतना हाई है। अभी अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम हर कंपनी वाइज एक ऐसा एस्पेक्ट जानेंगे और वो एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी कंपनीज़ का एक डिटेल्ड वीडियो पूरा यहाँ पे बता दिया है, कंप्लीट बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करके। इवन यहाँ पे फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में अपन उन सब चीज़ों की समरी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो इंडिया का पहला सुपर ऐप है। अगर आप ऐसे समझेंगे, पेटीएम इंडिया में पहली कंपनी है जिसका यहाँ पे सुपर ऐप आया था। ठीक है। और ये सुपर ऐप आज नहीं बल्कि ये पिछले 4-5-10 सालों से काम कर रहा है। ठीक है। तो पेटीएम में अभी यही सबसे बड़ा यहाँ पे एक ट्रिगर है। अभी क्या हो रहा है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में और कोई यहाँ पे सुपर ऐप कंपनी नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर जैसे अभी अगर अपन ने देखा कि टाटा का यहाँ पे सुपर ऐप आ रहा है, रिलायंस का आ रहा है, अडानी का आ रहा है। तो जब ये सुपर ऐप रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी ना, मतलब एक वापस से सुपर ऐप का जब वापस एक और अभी स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आएगा ना, तो उसके बाद से पेटीएम के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अब आप ऐसा समझिए कि पेटीएम जैसी कंपनी को बनाने के लिए एक यहाँ पे दूसरी कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के पैसे आप दे रहे हैं। तो पेटीएम में ये चीज़ है। पेटीएम के प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेटस की बात करें तो कंपनी का एबिटा लेवल पे भी यहाँ पे लॉस है। अच्छा, 2-3 तरह के प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स होते हैं जो अपने को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। एक ग्रॉस प्रॉफिट लेवल होता है जहाँ पे बेसिकली सेल्स माइनस यहाँ पे आपका नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। फिर एक एबिटा लेवल का प्रॉफिट होता है जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, और फिर एक नेट प्रॉफिट होता है जिसमें आपका सभी तरह के अदर एक्सपेंस भी आ जाते हैं। तो अब इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप्स में जो इसका पेटीएम का अपना प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है वो बेसिकली एबिटा लेवल पे भी यहाँ पे कंपनी लॉस में है। पर एक बात है ना, मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि अब पेटीएम में यहाँ पे एक और क्या खास बात हो रही है और यहाँ पे क्यों ये सभी मतलब लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट 2020 में पेटीएम को जितना रेवेन्यू कमाने के लिए, मान लीजिए अभी अगर कंपनी ने रेवेन्यू 100 रुपये का कमाया था, उसको मान लीजिए अगर लॉस यहाँ पे 60 रुपये का हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, रेवेन्यू तो 200 हो गया है बट यहाँ पे आज भी लॉस 60 रुपये का है। बेसिकली आप समझे कि कंपनी ने रेवेन्यू ज़्यादा अर्न किया और लॉस कंपनी के स्टेबल है। यही कंपनी के एबिटा लेवल्स की हालत है। अभी जो कंपनी का एबिटा लॉस आ रहा है वो लगभग पिछले साल से स्टेबल चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, की मैट्रिक्स है। अभी अगर आप पेटीएम का स्टॉक देखेंगे 1330 रुपये के भाव पे चल रहा है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने 52 वीक या फिर लिस्टिंग जो प्राइस था, जो आईपीओ प्राइस था, उससे यहाँ पे लगभग 50% फॉल देखने को मिल चुका है। तो ये एक अच्छा समय हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पेटीएम में ये सही समय है क्या पैसा लगाने का, तो बिल्कुल सही समय है। एलोकेशन के बारे में अपन कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो एंड में बात करेंगे। तो ये हो गई बात पेटीएम की। नेक्स्ट हमारा एक फेवरेट स्टॉक जोमेटो, जिससे हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे जाना कि यार सही में पैसा बन सकता है यहाँ पे स्टार्टअप स्टॉक्स में भी। अगर आप समझेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे जब सबसे पहले जोमेटो के बारे में बात करी थी तो उसके आईपीओ में भी बात करी थी, उसके बाद लिस्टिंग पे भी बात करी थी। यहाँ पे 120 रुपये के आसपास जब वो लिस्टिंग का लो बना था तो हम लोग ने बोला था आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। वहाँ से अगर आप देखोगे तो 160 से अगर आप देखोगे तो करीबन 165 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिले। आज वापस 140 रुपये पे है। ठीक है। एक अच्छी बात क्या हो रही है पूरे अपने जोमेटो के स्टॉक में, तो वो है कि बेसिकली वो जो स्टॉक है उसका बेसिकली वो स्टेबल है। आपके नायका या फिर पेटीएम जैसे वो घूम ज़्यादा है ना, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ मेकिंग अ गुड पॉइंट कि यहाँ पे अपने को एक अच्छा यहाँ पे है ना एक जो डाउनसाइड रिस्क है अपना वो काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जोमेटो का स्टॉक लास्ट 1-2 मतलब अगर अपन 6-7 महीने में भी देखें तो 135 रुपये के नीचे बहुत ही कम बार गया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जोमेटो के लिए। तो ये एक ऐसा स्टॉक हो गया जो करंट भाव पे आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे वो दे सकता है, एक अच्छी खासी लेस ड्रॉडाउन मतलब रिस्क के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे बेट हो सकता है। अब जोमेटो में क्या खास बात है, देखो
पूरी की पूरी इंडस्ट्री को समझो पहले। इस इंडस्ट्री में 2 ही कंपनियाँ हैं जो काम कर रही है, वो है स्विगी और ज़ोमैटो। इसके अलावा यहाँ पे उबर ईट्स वगैरह भी आया था, बीच में फूड पांडा भी आया था, वो सारी कंपनीज़ ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो लीडर्स हैं वो लीडर ही रहेंगे। अभी अगर अपन देखें टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सब अभी फैल चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अभी टायर 2 एंड टायर T2 T3 सिटीज़ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़ोमैटो और स्विगी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया में फूड डिलीवरी की डिमांड बढ़ने ही बढ़ने वाली है। अगर आप ऐसे समझो सादी भाषा में, किसी समय में अपन यहाँ पे मोबाइल लेने के लिए दुकान जाते थे। आज की तारीख में आप मोबाइल एक ऐसा डिवाइस हो चुका है जो यहाँ पे बहुत कम लोग, कंपैरेटिवली बहुत कम लोग यहाँ पे आज है ना शॉप्स पे जाके खरीदते और मोस्टली लोग ऑनलाइन खरीदते। बस आप ऐसे समझो कि फ़ूड का भी वही ज़माना है। आज फूड अभी भी काफ़ी लोग जा जा के खाते हैं, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इनोवेशन कुछ इस तरीके से आएंगे कि यहाँ पे अपने को लगेगा कि हाँ, खाना भी घर बैठे बैठे खाया जा सकता है और बाहर से मंगा के भी खाया जा सकता है। अगर आप देखोगे अभी जो ग्रॉफर्स है उन लोग ने तो 10 मिनट्स डिलीवरी वगैरह लॉन्च की है, हाइपर डिलीवरी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सारे जो इनोवेशंस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ये सभी बेनिफिशियल है फूड डिलीवरी के लिए। और आप समझे हैं तो मतलब अगर आप मुंबई जैसी या फिर बड़ी सिटीज़ में अगर कोई रह रहा है तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हर जगह आप नहीं पहुँच सकते खाना खाने के लिए। तो बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पे ऑर्डर कर लें, एक मतलब सिंपल बिजनेस मॉडल को समझें। और कंपनी का जैसे कि अभी अगर आप देखोगे ज़ोमैटो ने भी कुछ उसके पास कैश में काफ़ी हैवी कैश उसके पास पड़ा है, तो इसलिए उसने भी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे स्काई रॉकेट में लगाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा उसने ग्रॉफर्स में लगाया था। तो बेसिकली हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं ये आगे चल के खुद ही एक बहुत बड़ा वीसी फंड भी बन जाए, ठीक है। तो मतलब इनमें क्या हो देखने को मिल सकता है कि हो सकता है आज के 10 साल बाद ज़ोमैटो का खुद का वीसी फंड हो, प्लस उसका जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस तो है ही। जैसे कि अगर आप देखोगे इंडिया में सबसे पहले जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन लेके आए थे फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स थे, आज उनका खुद का एक बहुत बड़ा वीसी फंड है। दो वो फ्लिपकार्ट के पार्ट नहीं है, बट उन लोग ने अपने वीसी फंडिंग में आ गए। तो इस तरीके का यहाँ पे रहता है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा सुधर गया है। बेसिकली पहले इनको एक ऑर्डर पे यहाँ पे है ना बेसिकली नुकसान हो रहा था अगर अपन ग्रॉस लेवल की बात करें, बट अब यहाँ पे वो नुकसान नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब है ना एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे उस पर थोड़े बहुत डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें तो कंपनी को अभी नुकसान नहीं हो रहा है। दैट इज़ द यूनिट इकोनॉमिक्स, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर कंपनी का आपको यूनिट इकोनॉमिक्स देखना चाहिए। और ओवरऑल इंडिया में किसी भी तरह का स्टार्टअप बिजनेस ले लें, भले पेटीएम ले लें, ज़ोमैटो ले लें, या फिर नाइका, या फिर आप कोई भी ले लें, नज़ारा या फिर पॉलिसी बाज़ार, इन सब का अंडर पेनिट्रेशन है। मतलब ये जो चीज़ें जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट बहुत कम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। अब बात करते हैं एक इकलौती कंपनी की, नाइका। नाइका एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन ऑलरेडी $1 बिलियन से ज़्यादा था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड है स्टॉक, बट नाइका एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो भी इविटा लेवल पे भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट यहाँ पे नाइका नेट प्रॉफिटेबल है, मतलब नेट प्रॉफिट लेवल पे भी ये लोग प्रॉफिटेबल है। अब नाइका में बाकी सबसे क्या अलग है, अगर आप देखोगे तो नाइका इवन है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी बेचता है, अदर सामान भी बेचता है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे ढंग से जाके देखोगे तो नाइका के पास ये चीज़ें भी है। बट नाइका का के आ रहे क्या है, मेन जो उनका है वो है मेकअप का सामान। अब इसकी डिमांड तो ओवरऑल बढ़ती ही रहेगी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट गोइंग टू स्टॉप, है ना। ये काइंड ऑफ अ नेसेसिटी है कि मेकअप तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो इनका मेकअप ऐसा एरिया है जहाँ पे किसी और ने टैप नहीं किया। इवन आप मिंत्रा पे भी जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी नायका इसके साथ और क्या क्या कर रहा है, नायका बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का अगर अपन मतलब समझे तो बेसिकली यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग या फिर इन्फ्लुएंसर लेड सेलिंग जो होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मान ली स्टार है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी विक्की कौशल है। विक्की कौशल एक लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। अभी अगर आप उनकी लाइव स्ट्रीम में ही बैठे बैठे कुछ आप उनके प्रमोटेड प्रोडक्ट्स को आप खरीद पाए तो उसको बोलते हैं बेसिकली है ना लाइव स्ट्रीमिंग सेलिंग। तो नायका इसमें बहुत ज़्यादा आगे है और अपन ने चाइना में देखा था इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह के है ना सेलिंग चैनल्स भी अब आने वाले समय में बनने वाले हैं जिसमें नायका यहाँ पे सबसे आगे है। और अभी अभी रिसेंटली मिंत्रा ने भी इनकी बात को फॉलो करते हुए लॉन्च किया है। नायका की जो बिजनेस की ग्रोथ है वो और किसी भी स्टार्टअप से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रोथ का पैसा है, तो इसलिए नायका भी एक बढ़िया यहाँ पे बैट होगा।
ओवरऑल अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट भी सभी का अच्छा है। मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड अभी तक किसी भी स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। तो ये हो गई बात अपनी नायका की। अब बात करें यहाँ पे एक मेरी जो पर्सनली फेवरेट कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जो कि गेमिंग स्टार्टअप है। ये तो सबसे खतरनाक रहा है। लगभग अगर आप देखोगे तो हम लोग ने इसकी जब यहाँ पे बेसिकली एनालिसिस किया था 1500 रुपये पे किया था। वहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली है देखने को मिली है। लगभग वो 3300 या 3500 रुपये के उसने हाई बनाया था, 3300 जितना मुझे याद है। तो लगभग नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में पैसा डबल हुआ है। गेमिंग ही ऐसी कंपनी है जो 30% की CAGR ग्रोथ देगी अगले 5 सालों में। गेमिंग 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 मतलब आप समझो, इंडिया में आज भी गेम्स बहुत कम खेले जाते हैं, बट आने वाले समय में जिस तरीके की जनता है, आप अगर समझें कि आज जो मतलब अपन जो आज अपने 25 या फिर 20s या 30s में चल रहे हैं लोग बाग, तो आप देखिए तो आप पहले क्रिकेट वगैरह ग्राउंड पे खेलते थे, बट आज की जो जनता आ रही है, जो अभी बच्चे आ रहे हैं, जो अभी की जनरेशन है, आपको लगता है वो लिटरली क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने जाएगी? जिनका यहाँ पे शुरुआत ही डिजिटल से हुआ, उनकी लर्निंग ही डिजिटल हुई है, तो वो क्या मतलब डिजिटल खेल पाएंगे, मतलब फिजिकली खेल पाएंगे? तो बेसिकली एक आने वाले समय में क्या होगा ना, बच्चे यहाँ पे इस डिजिटल गेमिंग और गेमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो ये गेमिंग का जो बिज़नेस है ये बहुत बहुत बढ़ने वाला है। ये तो इंडिया की बात हो गई। नज़ारा का मेन बिज़नेस होता है यूएसए में, और नज़ारा एक ऐसे अजीब से उसमें काम करता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक है। गेमिफाइड लर्निंग, यानी गेम्स के साथ लर्निंग। ये क्या करता है बेसिकली, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 से 15 साल तक के, उन लोगों को मतलब 9 साल तक के बच्चों को यहाँ पे गेमिफाइड लर्निंग का एक्सपीरियंस दिया जाता है। यूएस की जनता को देती है। इंडिया में इनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो ये यहाँ पे इंडिया में बनाते हैं और एक्सपोर्ट बाहर करते हैं। तो बेसिकली आप क्या देख सकते हैं कि यार जो बाइजू का वैल्यूएशंस बढ़ा है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे लर्निंग के कारण यहाँ पे नज़ारा में भी एक पोटेंशियल है जो मेरे को लगता है। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंप्लीटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर है और बहुत ही शानदार है। इसके फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे बात आ जाती है अपने लास्ट एक जो स्टॉक है पॉलिसी बाज़ार की। पॉलिसी बाज़ार में मेरे को इतना ज़्यादा उसमें मतलब नहीं लगता है पोटेंशियल, बट येस काइंड ऑफ अ स्टार्टअप है, तो ये एक अच्छी बात है। पॉलिसी बाज़ार और उसका एक और बिजनेस है पैसा बाज़ार। पैसा बाज़ार में तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे लोन्स वगैरह और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचे जाते हैं। मान लीजिए आपको हाउस लोन चाहिए तो आप यहाँ पे HDFC बैंक, SBI बैंक, अपना ICICI बैंक, सभी के आपको यहाँ पे लोन के इंटरेस्ट रेट और अमाउंट वगैरह आ जाएंगे। फिर आप उनके थ्रू आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार में क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस बेचा जाता है। सिंपली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिसी बाज़ार और पैसा बाज़ार के साथ क्या है कि वो अदर स्टार्टअप अदर बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो खुद इंश्योरेंस है, वो उनके साथ भी कॉम्पीट कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे HDFC लाइफ या फिर अपना ICICI लोम्बार्ड वगैरह भी डिजिटल इंश्योरेंस सेलिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि HDFC, अर्गो और एक और यहाँ पे आई थिंक ICICI ग्रुप का एक इंश्योरेंस कंपनी ने, है ना, बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बेचने बंद कर दिए हैं पॉलिसी बाज़ार पे। इवन LIC के साथ भी यही हो रहा है। LIC की नई पॉलिसीज अब पॉलिसी बाज़ार पे नहीं दिख रही है। बट पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का, तो मैंने पॉलिसी बाज़ार के थ्रू खरीदा था एंड इट वाज़ वेरी फास्ट एंड स्मूथ एंड सर्विसेज वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो बेसिकली क्या होगा, ई इंश्योरेंस सेलिंग के कारण भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे इनका मार्केट शेयर ओवरऑल भी कम है। अगर आप समझेंगे मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री में पूरी इंश्योरेंस जितने बिकते हैं उसमें से या फिर जितने लोन्स यहाँ पे डिसबर्स होते हैं रिटेल लोन्स, तो वो भी कम है। पॉलिसी बाज़ार में आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, बेसिकली यहाँ पे पैसा बाज़ार का जो काम है, अभी पैसा बाज़ार का काम है बेसिकली रिटेल को यहाँ पे लोन देना, ठीक है। बाद में हो सकता है बिज़नेस को लोन देने का भी काम हो जाए। मतलब क्या होगा कि बेसिकली इतना बड़ा पोर्टल क्रिएट हो जाएगा कि मान लीजिए अडानी को लोन चाहिए या फिर एक नॉर्मल बिजनेस वेंचर को लोन चाहिए, तो वो वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स डालेगा, ऑटोमेटिकली उसको लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल जाएगा। तो B2B लोन्स, कॉमर्शियल लोन्स या फिर कॉर्पोरेट लैंडिंग में भी ये लोग स्टेप इन करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई अपना ओवरऑल यहाँ पे मेरे को जो बताना था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये सारे नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस है और इन सभी कंपनीज़ में एक तो फिनेंशियल्स ठीक ठाक ही है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे खतरनाक या फिर सबसे बुरे यहाँ पे फिनेंशियल्स तो पॉलिसी बाज़ार के हैं, सबसे अच्छे ऑब्वियसली नज़ारा के हैं। और इसी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो सभी कंपनीज़ में अच्छे खासे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पैसा कितना लगाना है। आप एक सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला लगाओ। देखो, मैंने नज़ारा में या फिर जोमेटो में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया था, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, एक साथ एक समय पे एक बार में सारे स्टार्टअप स्टॉक्स मत खरीदिए। आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, तो आप यहाँ पे अपना 1% पैसा तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टअप्स में लगाइए, ठीक है। 1% मतलब कितना हो गया, बेसिकली 10,000 रुपये हो गया। पहली बार में इतना लगाइए।
अब पहली बार में इतना लगाने पे क्या होगा, आप मान लीजिए अगर कल को कुछ बिगड़ भी गया तो आपके 10 लाख पे बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। मतलब 10 लाख के पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए आपके पास या फिर कोई बड़ा कंपनी है, मान लीजिए डीमार्ट टीसीएस है, तो साल भर में उतना रिटर्न तो दे ही देगा जितना आपको 10,000 रुपये कंप्लीट अगर नुकसान भी हो जाता है तो पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको बहुत कम रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें स्टैगर्ड बाइंग कैसे की जा सकती है। जैसे हम लोग ने क्या किया था, नज़ारा को सबसे पहले जब खरीदा था ना, तो नज़ारा को एक साथ नहीं खरीदा था। हम लोग ने पहले 1500 पे खरीदा, फिर हमने देखा यार कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही, क्वार्टरली बढ़िया परफॉर्मेंस आई, तो 1700, 1900 इस तरीके से हम खरीदते गए। ठीक है, 2000, 2200 रुपये पे खरीदा, और फिर हम लोग ने लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया। अच्छा, ये भी समझिए कि इनमें ना प्रॉफिट बुकिंग भी एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न्स के बाद आपको बुक कर लेना चाहिए। ठीक, जैसे हमने रिसेंट में पेटीएम में बताया था, जोमेटो में भी हम लोग ने क्या किया, जोमेटो को हम लोग ने 120 रुपये में ख़रीदा, फिर 125 हुआ, फिर 130 हुआ, उसमें ख़रीदते गए। और आज भी मेरे पास जोमेटो इतनी ही है जितना मेरे को, मतलब अगर मेरे पूरे पोर्टफोलियो का वो बहुत कम पार्ट है। ठीक है ना, तो पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट है ना इन तरह के स्टॉक्स में लगाइए, बट आपका एलोकेशन बहुत यहाँ पे है ना एक लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं कीजिए कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का, आपने 2 लाख रुपए के तो स्टार्टअप स्टॉक्स लगा दिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को मैनेज, एलोकेशन बराबर रखिएगा। मैक्सिमम एलोकेशन क्या सजेस्टेड है मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, मान लीजिए 10 लाख का अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यूएशंस और बाकी चीज़ें भी कंसर्न है। अच्छा, तो अभी एक और जो चीज़ हो रही है, स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशंस है अभी भी बूम पे चल रहा है। स्टार्टअप का बाजार अगर आप देख लोगे ना, तो आपका इंडिया का स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस भूल जाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रो का जो अभी लगभग वैल्यूएशन है करीबन 22,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, ग्रो का जो वैल्यूएशन है 22,000 करोड़ का है। वहीं पे जो इंडिया में सबसे बड़ी अभी लिस्टेड डिजिटल ब्रोकिंग कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, उसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का है। इनका जो क्लाइंट बेस है वो ग्रो से 2x है और ये प्रॉफिटेबल है। ग्रो यहाँ पे इनका आधा है और ग्रो लॉस मेकिंग है, बट इनके वैल्यूएशंस बहुत बड़े हैं। मतलब आप समझें स्टार्टअप की वैल्यूएशंस क्यों यहाँ पे भाग रही है। अच्छा, ग्रो की यहाँ पे वैल्यूएशंस क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, बेसिकली ग्रोथ पोटेंशियल एंड द रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी ने कैश फ्लो कितना जनरेट किया, आपको ये देखना है कंपनी ने ग्रोथ कितनी हासिल करी है। फूड डिलीवरी की बात करें, कितने यहाँ पे माल बेचा गया है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। बेसिकली जब आप फ्लिपकार्ट या नाइका पे कुछ भी खरीदते या फिर जोमेटो पे कुछ भी खरीदते 100 रुपये 200 रुपये का सामान, तो वो होता है जीएमवी। उसका एक कमीशन मिलता है इन कंपनीज़ को जो इनका रेवेन्यू होता है। तो आपको ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके का यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। पैसा लगाइए बट कम कम लगाइए और धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इतना मत लगा के बैठ जाइए कि यार कल को पेटीएम और गिर जाए या फिर जोमेटो में एक सेलिंग आ जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर रिस्क बिल्कुल है, हाई रिस्क स्टॉक्स है। तो एडवाइस रहेगी जो नए लोग हैं, जो यहाँ पे अभी अपने मतलब न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 30s 40s में, वो यहाँ पे लगाएं। जो ज़्यादा बड़ा है एज में, मतलब सीनियर सिटीजन जैसे लोग हैं, तो उनको इन सब चीज़ों में बेसिकली थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिकॉज एक तो क्या है, बिजनेस अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम आता है, और दूसरा यहाँ पे उनको बेसिकली रिस्क का एपिटाइट भी उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, वो लो रिस्क वाले लोग होते। तो ये मेरी एडवाइस थी ओवरऑल स्टार्टअप स्टॉक्स पे। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मेरे बढ़िया स्टार्टअप स्टॉक्स हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत अजीब तरह तरह के अच्छे बिजनेस है। मैप माई इंडिया भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसके बारे में हम लोग ने ट्विटर पर बात की थी। इन सभी के फंडामेंटल एनालिसिस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, सारे लिंक्स वहीं पर शेयर कर दिए, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा, इन बिजनेस को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इनमें कुछ तो है इसलिए इनका वैल्यूएशन ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।